नमस्कार दोस्तों। बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। पेटीएम ने अनाउंस किया है कि वो 1000 एम्प्लॉयज़ को लेड ऑफ करेगा फाइनेंशियल ईयर 2024 में। विजय शेखर शर्मा जो है, जो पेटीएम के फाउंडर हैं, उन्होंने ये इंटीमेशन दिया ट्विटर पे और उन्होंने इस बारे में बात की। तो मतलब मेरे दिमाग में हमेशा ये आया, सवाल आया। करीब करीब 1 डेढ़ साल पहले मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था एआई पे, मेरे ब्लॉग पे। आप पढ़ना चाहो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो मतलब मुद्दे की बात यह है कि क्या एआई जो है वो सारी जॉब्स को खा जाएगा। मतलब क्या लोगों के पास जॉब्स नहीं रहेगी, या लोग जो हैं वो बेरोज़गार हो जाएंगे इससे। क्या ये ऐसी टेक्नोलॉजी है आने वाले टाइम में जो जॉब मार्केट को डिसरप्ट कर सकती है और लोगों की जॉब्स जा सकती है। अभी मतलब कुछ कहना बड़ा मुश्किल है इसके ऊपर, लेकिन डेफिनेटली जो जैसा रेवोल्यूशन, जो मतलब पहले अगर अपन देखें पेपर वर्क जो होता था, जो जब अपन नॉर्मल कंप्यूटर वाली एज से पहले की अगर अपन बात करें, तो जो कंप्यूटर वर्क नहीं होता था, पेपर वर्क जो होता था। और जब रेवोल्यूशन आया, जब कंप्यूटर आया, तो सब डेस्क पे कंप्यूटर आ गया और कंप्यूटर से जो प्रोडक्टिविटी इन्हांस हुई उसके मतलब जब जब कंप्यूटर नहीं आया था पूरी तरह से, तब ऐसे लगता था लोगों को कि काफ़ी लोगों की जॉब्स जाएंगी और कई लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। पेपर वर्क ज़्यादा अच्छा है क्योंकि पेपर वर्क में लोगों की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। बट जो चीज़ अपन नहीं देखते हैं वो है नॉन प्रोडक्टिविटी। जो प्रोडक्टिविटी इन्हांस होता है टेक्नोलॉजी से, वो अपन नहीं देखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें होती है। बात करते हैं अगेन पेटीएम पे ही वापस आते हैं, जो इन्होंने 1000 एम्प्लॉयज़ का लेड ऑफ किया। कई लोग उसमें मतलब कमेंट सेक्शन में अगर आप जाओगे तो एथिक्स की बात करते हैं, या कैपिटलिज्म की बात करते हैं, या सोशलिज्म की बात करते हैं कि उन 1000 लोगों का क्या होगा, ये होगा वो होगा। तो अगर अपन एक बार के लिए एथिक्स को साइड में रख दें और फिर बात करें, तो अगर आपकी भी कोई कंपनी है और अगर वो प्रॉफिटेबल नहीं है, डेफिनेटली आप भी क्या करोगे, सबसे पहले जहाँ तक हो सकता है आप कॉस्ट कट करने की कोशिश करोगे और पैसा बचा के आप कंपनी को एक गोइंग कंसर्न में रखना ज़्यादा पसंद करता है कोई भी जो फाउंडर होता है, या उसका जो सीईओ होता है। कंपनी को गोइंग कंसर्न रखना ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, जो जॉब्स है वो आती रहेंगी जाती रहेंगी, कई नई जॉब्स भी क्रिएट होंगी, ये सारी चीज़ें हैं। तो एथिक, ये तो हुई एथिक्स की बात। अगर अपन एक बार के लिए एथिक्स को साइड में रख दें, तो फाउंडर का जो पर्सपेक्टिव होता है वो ये होता है कि कंपनी गोइंग कंसर्न में रहनी चाहिए। देखो, ये मतलब वीडियो जो मैं बना रहा हूँ उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, मतलब स्ट्रीम लाइन नहीं है, या किसी का कुछ भी ये नहीं है कि इस टॉपिक के बाद में ये आएगा, इसके बाद में ये आएगा। क्योंकि ये जो भी मेरे थॉट्स है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ प्योरली। प्योरली मतलब जैसा भी मेरा दिमाग में आते जा रहा है मैं वैसा इसमें रखते जा रहा हूँ। जो एआई का मेरा सोचना है वो कैसा है, वो अपन बात कर रहे हैं। एक तरह से अपन एक डिस्कशन कर रहे हैं, कॉमन डिस्कशन। तो कोई भी मेरा इसमें जो मेरा थॉट्स है वो मैं रख रहा हूँ। अभी वापस आ जाते हैं एआई पे। एआई कैपेबिलिटीज़ की अगर अपन बात करें, तो जैसे किसी ने अगर चैट जीपीटी यूज़ किया है, या गूगल बार्ड यूज़ किया है, या कैनवा अगर किसी ने यूज़ किया है फ़ोटो क्रिएट करने के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए। और अपन एचआर के कई सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, एचआर के अंदर एचआर जो काम करता है उसके अंदर भी रेवोल्यूशन है। तो जहाँ पे भी मतलब जब जैसे इन्होंने फायर किया, लेड ऑफ किया 1000 एम्प्लॉयज़ को, तो इन्होंने दिया कॉस्ट सेव करना, हमारा टारगेट है 10 से 15% का कॉस्ट सेव करना। बट कहीं ना कहीं अगर अपन कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये कॉस्ट सेव तो है नहीं। कॉस्ट सेव का मतलब होता है कि एम्प्लॉय कॉस्ट अगर आपको सेव करनी है, तो आपने जैसे नया हायर नहीं किया, आपकी कंपनी का ग्रोथ प्लान है 20% का ग्रो करेगा कंपनी, तो प्रोपोर्शनेटली एम्प्लॉय बेस भी ग्रो करना चाहिए। अगर वो ग्रो नहीं कर रहा है, तो आप कहीं ना कहीं उसको कमी कर रहे हो, कट कट डाउन कर रहे हो कॉस्ट को। एज प्रोपोर्शन टू रेवेन्यू आप जो एम्प्लॉय की कॉस्ट है कम कर रहे हो।
उसको बोलते हैं कॉस्ट सेव करना। और मेरे हिसाब से ये इन्होंने जो कॉस्ट सेव करना नाम दिया है, ये कॉस्ट सेव नहीं है, ये कॉस्ट कटिंग है। मतलब आपकी जो कॉस्ट है उसको आप कट कर रहे हो। तो एक तो ये हो गया। दूसरा अपन कहाँ पे थे, अपन बात कर रहे थे एचआर रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होती है, जैसे एम्प्लॉयज़ का परफॉर्मेंस कैलकुलेट करना है तो मिनटों में एआई करके दे देता है। तो और कई सारी चीज़ें हैं, जैसे आपको एक्सेल के अंदर कुछ रिडंडेंट मतलब रिपीटेटिव नेचर की कोई टास्क है, उसको आपको ऑटोमेट करना है, वो आप कर सकते हो। मतलब उसकी कोडिंग आप देख सकते हो। तो अभी जैसे कैसा हो गया ना कि अगर आपको एक्सेल में कोई कोडिंग करनी है वीबीए के थ्रू, तो आप क्या करते हो कि जाते हो अपनी कंपनी में जो आईटी गाय है उसको जाके बोलते हो कि ये टास्क मेरे को करनी है। अब उसके पास टाइम रहेगा तो रहेगा, नहीं रहेगा तो वो आगे पे टाल देगा या नहीं करेगा, कुछ भी है। अब अगर कोई बंदा है जिसमें अंदर वो क्यूरियोसिटी है कि वो उसको जानना है, वो चीज़ करनी है, तो वो क्या करेगा, सिंपली जाके चैट जीपीटी पे जाएगा और वो देखेगा कि इस टास्क को मैं कैसे ऑटोमेट कर सकता हूँ। तो अगर मान लीजिए वो टास्क उसके दिन भर के काम का 4 4 घंटे का वर्क है उसका, जो वो एक्सेल पे करता है, और वो टास्क को उसने ऑटोमेट कर लिया कैसे भी करके, और वो काम अब 10 मिनट में 15 मिनट में हो जाता है। तो एआई से क्या हुआ, मतलब उसने चैट जीपीटी का यूज़ करके, मतलब जो काम वो आईटी गाय से करवाता था वो काम वो खुद भी कर गया। मतलब नॉर्मल आईटी का काम जो है वो खुद करने लग गया, मैं करने लग गया, या कोई और है वो जो यूज़ कर रहा है एआई को वो करने लग गया। सेम सिमिलर वीडियो एडिटिंग में कितना टाइम लगता है, आप सब जानते हैं जो वीडियो एडिट करते हैं। और अगर आप कैनवा के थ्रू या कोई ऐसा वीडियो एडिटिंग प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू आप वीडियो एडिट करते हो, तो आपको सेम जो काम है वो बहुत ही कम टाइम में वो हो जाता है। सिमिलर चीज़ अगर आप देखो हर हर फील्ड के अंदर रोबोटिक्स, जो अभी टेस्ला के अगर आप इक्विपमेंट्स देखो, तो रोबोटिक्स के अंदर टेस्ला बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो मतलब जैसे सफाई करने का काम हुआ, घर की सफाई करना है, तो आप रोबोट्स के थ्रू कर सकते हो। तो एआई के अंदर जो कैपेबिलिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत सारा काम किया जा सकता है एआई के थ्रू। आप एक एक और एग्जांपल लीजिए कॉल सेंटर का, जहाँ पे मान लीजिए कि कस्टमर का कॉल आया। कस्टमर का कॉल आते ही कई बार रिपीटेटिव नेचर के रिप्लाईज होते हैं, क्योंकि क्वेरीज सिमिलर टाइप काइंड की क्वेरीज है। तो उस क्वेरी को वो डायरेक्टली ऑटोमेट कर सकता है एआई, जहाँ पे उसका रिप्लाई देगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। ट्रांसलेटर की जो है वो एआई कर सकता है काम। जैसे आपका कॉल है, इमीडिएटली ट्रांसलेट हो गया। कोई उधर से जो सामने से बोल रहा है बंदा, वो बोल रहा है इंग्लिश में, आपको इंग्लिश नहीं आती है, आप हिंदी में सुनना चाहते हैं, आप तमिल में सुनना चाहते हैं, आप मारवाड़ी पंजाबी किसी भी लैंग्वेज में सुनना चाहते हैं, आपने उस पर क्लिक किया, वो जो इंग्लिश में बोल रहा है वो इमीडिएटली ट्रांसलेट होके आप ही की लैंग्वेज में आपको सुनाई दे रहा है, आप जो बोल रहे हो वो उसकी लैंग्वेज में सुनाई सुनाई दे रहा है। तो मतलब दीज काइंड ऑफ इनोवेशंस आर गोइंग ऑन। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जो अब अगर अपन बात करें तो जैसे ये सारी चीज़ें हो गई, तो ये इनसे होगा क्या, इनसे क्या होगा कि जैसे मैंने एक्सेल का वाला एग्जांपल लिया कि 4 घंटे की टास्क को 10 मिनट में हो गया, तो क्या होगा कि प्रोडक्टिविटी इन्हांस होगी। जो काम मैं 4 घंटे में कर रहा था वो काम मैं अब 10 मिनट में कर रहा हूँ, तो मेरी 3 घंटे और 50 मिनट की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई। 3 घंटे 50 मिनट में मैं कुछ और काम करूँगा जो कंपनी के लिए बेनिफिशियल होगा। और जब क्या होता है कि जब जब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है ना, तो मेरा ऐसा मानना है, लोग क्या मानते हैं कि अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई तो जैसे मैंने 10 लोगों का काम मैंने अकेले कर दिया तो बाकी 9 लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, उनके लिए जॉब्स नहीं बची। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। उसका आर्ग्यूमेंट्स भी अपन देखेंगे, आप वीडियो को पूरा देखिए क्यों नहीं हो सकता है ऐसा और क्यों नहीं होगा ऐसा। जो मेरा मानना है मैं रखूँगा, आपका जो मानना है आप कमेंट सेक्शन में बताइए। वी विल डेफिनेटली, अगर ऐसा लगता है कुछ ऐसा हुआ तो अपन डिस्कस भी करेंगे उस चीज़ को। तो मुझे क्यों लगता है ऐसा, मैं क्यों मानता हूँ ऐसा कि ऐसा नहीं होगा। जैसे मैंने कोई काम किया, अभी पुराना एग्जांपल लें, हिस्ट्री का एग्जांपल लें, तो जब पेपर वर्क हुआ करता था और जब कंप्यूटर पे सब कुछ ट्रांसफॉर्म हुआ, जब पेपर वर्क होता था, एक आदमी होता था, एक बाबू होता था, वो सारा काम पेपर पे करता था।
और बाद में वो धीरे धीरे वो सारा काम ट्रांसफॉर्म होके कंप्यूटर पे आ गया। तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई, 2 गुना, 10 गुना, 20 गुना, जो भी है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई, बट जॉब्स कम नहीं हुई। कुछ टाइम के लिए ऐसा हो सकता है कि जॉब्स कम हो जाएं, कुछ टाइम के लिए ऐसा हो सकता है कि जॉब्स कंस्ट्रेन हो जाए, क्योंकि रिक्वायर्ड स्किल जो है वो ना हो किसी के अंदर, जो वो काम कर रहा है उसके अंदर। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि हमने रिक्वायर्ड स्किल डेवलप कर ली, और उसके बाद में अपने पास जब जब वो स्किल आई, हम जो मार्केट के लिए फुलफिल हो गए, हमारी स्किल्स हमने डेवलप कर ली, हम वो काम कर सकते हैं। अब ऐसा होता है। तो कई लोग थे जिन्होंने अडोप्ट किया कंप्यूटर को, कंप्यूटर सीखा, उनके लिए जॉब्स क्रिएट हो। और जो लोग थे जो अडोप्ट नहीं कर पाए, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, कुछ और काम करने लग गए। रोडवेज़ का एग्जांपल लेते हैं, राजस्थान रोडवेज़ का, जहाँ पे जब कंप्यूटर आया तो कई लोग थे जिनको नहीं आता था कंप्यूटर चलाना, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया और कुछ और काम करने लग गए, कुछ और काम करने लग गए। तो ऐसा होता है जब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। एआई के थ्रू भी ऐसा ही होगा, मैं ऐसे मानता हूँ कि कम से कम 4 से 10 गुना प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, जिससे मुझे लगता है एक इन्फ्लेशन कम होगा। दूसरा जो होगा, मतलब इन्फ्लेशन माने महंगाई कम होगी। दूसरा जो फ़ायदा होगा इसका, वो ये होगा कि जब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो नई तरह की जॉब बनेगी। क्योंकि जब कोई इंसान फ्री हो जाता है, जब उसके पास टाइम अवेलेबल होता है, तो सारे इंसान ऐसे नहीं होते हैं कि वो ठाले बैठे रहें एक जगह और कुछ ना करें। उनको कुछ ना कुछ करना होता है। और जब जब आपके दिमाग में होता है ना कि यार कुछ तो करना है, तो कुछ और नए काम जो होते हैं वो निकल के सामने आते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि कुछ नहीं होगा, कुछ तो हमेशा होगा। और जो लोग ये मान के चलते हैं कि एआई सारी जॉब्स को खा जाएगा और एआई के बाद में कोई जॉब्स नहीं बचेंगी, ये सब मतलब 90% या 50% पॉपुलेशन जो है, अभी जो वर्किंग पॉपुलेशन है, वो अनएम्प्लॉयड हो जाएगी, उनके लिए मेरा काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि मान लीजिए इंडिया में मतलब अगर मान लीजिए अभी के लिए एक मोटा मोटा कैलकुलेशन करके मान चलते हैं कि 1 करोड़ लोग मान लीजिए आपकी अभी एम्प्लॉयड है। उनमें से आप ये मान के चल लो कि 50 लाख गवर्नमेंट जॉब में हैं, और जो जिनका कुछ नहीं होगा, मतलब वो कहीं नहीं जाएंगे। बाकी के जो 50 लाख है वो कॉरपोरेट जॉब्स में है, प्राइवेट जॉब्स में है। अब 50 लाख में से 25 लाख पे अगर थ्रेट आता है कि जॉब्स उनकी नहीं रहेगी या एआई उनका जॉब्स खा जाएगा, तो क्या होगा कि अल्टीमेटली क्या होगा, जैसे 25 लाख पे जो जैसे ही संकट आया, 25 लाख अगर मान लीजिए अनएम्प्लॉयड हो गए, तो उनका जो कंजम्पशन कर रहे हैं अभी, जो वो गाड़ी खरीद रहे हैं, जो वो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी पे खर्चा कर रहे हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल पे खर्चा कर रहे हैं, जो वो साबुन तेल शैम्पू जो भी घर में लेकर के आ रहे हैं, जो खरीद रहे हैं, जिनसे अल्टीमेटली इकोनॉमी रन हो रही है, वो सब लोग वो चीज़ों पे खर्चा करना ख़त्म कर देंगे, क्योंकि उनके पास ना रहेगा पैसा, नहीं रहेगा उस चीज़ के लिए। तो जब वो पैसा खर्च करना ख़त्म करेंगे उस पर, जब वो पैसा खर्च नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि 25%, मतलब 25% गए तो 25% का इकोनॉमी जो है, जो जीडीपी है, वो कोलैप्स हो जाएगा। और इकोनॉमी में हमेशा बढ़ते टाइम या घटते टाइम कैस्केडिंग इम्पैक्ट होता है कि एक का जैसे कंजम्पशन ख़त्म हुआ, दूसरे का उसके साथ में होता है। अब सपोज करिए एच का कंजम्पशन ख़त्म हो गया। एच जो अपने लक्स साबुन और ये सब बनाते हैं, साबुन तेल शैम्पू सब बनाता है एच। तो अगर उसी का एग्जांपल लें, 25% जैसे ही लोगों के पास रोज़गार नहीं रहा, वो साबुन तेल शैम्पू खरीदना बंद करेंगे। और एच क्या करेगा अपने प्रॉफिट को वापस से मैनेज करने के लिए वो वर्कफोर्स को फिर से निकालेगा, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। भाई जितनी उनकी फैक्ट्री चल रही है, अगर उसमें से 25% आप काट दो, तो 25% जो लोग काम कर रहे हैं उनको वो फिर से काटेंगे, क्योंकि अब उनके पास उतनी डिमांड नहीं है उनके प्रोडक्ट्स की। जितने प्रोडक्ट्स पहले बन रहे थे अब नहीं बन रहे हैं। तो जैसे ही वो वर्कफोर्स हटाएगा, वो जो वर्कफोर्स थी वो अभी तो कंज्यूम कर रही है, बट आगे कंज्यूम नहीं करेगी। मतलब आप इसको रिपीट करके देखना, थोड़ा सा समझ में आएगा। वो आगे जाके कंज्यूम नहीं करेगी, और जैसे ही वो कंज्यूम करना बंद करेंगे और उसका कैस्केडिंग इम्पैक्ट होगा, तो इकोनॉमी अल्टीमेटली चली जाएगी रिसेशन में। तो जब इकोनॉमी रिसेशन में चली जाएगी, तो कौन तो एआई को यूज़ करेगा,
कौन रोबोट्स को यूज़ करेगा, मतलब हु विल यूज़ देम। अल्टीमेटली मेरा ये बोलना है कि इफ़ देर इज़ नो कंजम्पशन देन देर इज़ नो डिमांड। डिमांड ही नहीं है तो वाई द हेल कंपनीज विल रन AI, विल रन ए रोबोट्स, कौन खरीदेगा उनको, कौन करेगा उनकी परचेजिंग, ये सारी चीज़ें। ये मेरा काउंटर आर्ग्यूमेंट है। अगर आपको इसके ऊपर थोड़ी और नॉलेज है आप कमेंट करिए, कमेंट करके हमें बताइए। मैं खुश होऊंगा अगर आप इसमें इंगेजमेंट बढ़ाते हैं, क्योंकि थोड़ा नया तरह का वीडियो हो सकता है थोड़ा बड़ा हो जाए, बट ये है। और आगे चलने से पहले एक क्वेरी था लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें दिनेश चोपड़ा का, कि क्या मैं 1,000 रुपये SIP शुरू कर सकता हूँ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में। तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड पहले तो उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया था, बट अगर स्पेसिफाई भी करते तो मेरा ये मानना है कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से अभी के लिए अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म का है, 5 से 10 साल का व्यू नहीं है, तो आप दूर रहें तो ज़्यादा बढ़िया है। क्योंकि ऑलरेडी स्मॉल कैप जो है वो चल चुके हैं, काफ़ी अच्छा चल चुके हैं। और मुझे नहीं लगता, मतलब हो सकता है कि 1 साल 2 साल और चल जाएं, लेकिन 1 साल 2 साल के बाद में अगर वो नीचे आते हैं 40% 50% या 30% भी, तो आपका जो नेट रिटर्न है वो इतना नहीं बनेगा और स्टेबिलिटी नहीं रहेगी आपके पोर्टफोलियो में। तो आप अभी के लिए अगर आपका व्यू 5 से 10 साल का से ज़्यादा है, 5 साल से ज़्यादा है, 10 साल से ज़्यादा है, तो आप डेफिनेटली यू शुड गो थ्रू अ म्यूचुअल फंड वेयर मिड कैप एंड स्मॉल कैप एक्सपोजर इज़ हायर। मतलब जहाँ पे मिड कैप और स्मॉल कैप का एक्सपोजर हाई है वहाँ पे आप डेफिनेटली जाइए। जहाँ पे कौन से म्यूचुअल फंड में, जहाँ पे आपका जो टेन्योर है वो 5 से 10 साल से ज़्यादा का है। लेकिन अगर आप अभी के लिए आपका टेन्योर 5 से 10 साल का कम है और स्टेबिलिटी आपको अगर चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, तो मुझे लगता है आप या तो फ्लेक्सी कैप के थ्रू जाइए या मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड में जाइए अभी के लिए, या फिर आप लार्ज एंड मिड कैप जो कैटेगरी है उसमें आप जा सकते हैं अगर 3 से 5 साल का व्यू है। अगर उससे भी कम है तो आप इंडेक्स फंड या फिर हाइब्रिड फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है म्यूचुअल फंड रिलेटेड तो आप पोस्ट कीजिए कमेंट में, आई विल पिक इट एंड आंसर इन नेक्स्ट वीडियो। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाय।